तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसमें आखिर हकीकत कौन है और काल्पनिक कौन। सोच में पड़ गए ना। देखिए दोस्तों, इस मूवी में एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहाँ मौजूद हर व्यक्ति एक खेल के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा हुआ है। इसमें एक ऐसा पिता है जो अपने बेटे तक पहुँचने के लिए हर सीमा, हर बाधा को पार करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वही बेटा अपने पिता को पाने के लिए एक नई दुनिया बना डालता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिनेमैटिक नोवा में। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 2019 में रिलीज हुई एक फिल्म की जिसका नाम है सेरेनिटी। इस फिल्म की कहानी में एक रहस्यमय आइलैंड है जहाँ डिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। डिल को ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस आइलैंड में कब कैसे आया, क्योंकि उसे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसी रहस्य को जानने के लिए आपको इस कहानी को अंत तक देखना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें फिल्म के मेन कैरेक्टर डिल से मिलवाया जाता है। डिल प्लाईमाउथ नाम के एक आइलैंड पर रहता है जहाँ उसके पास एक बोट है जिससे वो समुद्र में फिश पकड़ता है, जो उसका शौक भी है। अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो अक्सर टूरिस्ट को फिश पकड़ने के लिए अपने बोट पर बैठाकर समुद्र में लेके जाता है। डिल टूरिस्ट को रोमांच के अनुभव के लिए अपने बोट पर उनके लिए फिशिंग रॉड तैयार करके रखता है ताकि वो खुद से फिश पकड़ सके। इसके बाद डिल को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें डिल की एक आम सी साधारण सी जीवन शैली दिखाई जाती है, मगर धीरे धीरे एक एक करके कई रहस्य सामने आने लगते हैं। पहले तो डिल और उसके साथी ड्यूक दोनों के लिए आज का दिन बिल्कुल रोज की तरह होता है। उन्होंने दो टूरिस्ट को फिश पकड़ने के लिए अपने बोट पर लाया जिन्होंने उन्हें पैसे भी दिए, लेकिन आज कुछ अलग हुआ क्योंकि अचानक एक फिश जाल में फंसने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। तो डिल ने टूरिस्ट को फिश पकड़ने की रॉड को उन्हें देने से मना कर दिया। असल में डिल काफी समय से एक खास फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे लगा कि आज वो फिश फंस चुकी है, मगर टूरिस्ट ये सुनकर गुस्से में आ गए क्योंकि वो खुद भी इस फिश को पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो झगड़ा करने लगे। लेकिन डिल ने उन्हें चाकू दिखाते हुए चुप करवाया। अपनी कड़ी मेहनत और कोशिशों के बावजूद वो बड़ी से ट्यूना फिश को पकड़ नहीं सका और ये देखकर डिल काफी हताश हो गया। इसके बाद झगड़े की वजह से टूरिस्ट को भी उसे पैसे वापस करने पड़ गए। डिल को इस बात से कुछ समस्या नहीं थी, लेकिन ड्यूक को एक बहुत बड़ा शौक लगा। वो काफी परेशान हो गया क्योंकि उसे अपनी ग्रैंड डॉटर की यूनिवर्सिटी की फीस जो भरनी थी। ड्यूक के हताश चेहरे को देखकर डिल ने वादा किया कि वो उसे पैसे देकर उसकी मदद जरूर करेगा। इसके बाद डिल अपने फ्रेंड डायना से मिलने आया। उसके साथ कुछ समय बिताने के बाद डायना ने उसे कुछ पैसे दिए। डिल के लिए आज का दिन काफी अनईजी था, मगर दोस्तों उसकी जिंदगी में रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत तो अब होने वाली थी। डिल डायना से मिलने के बाद उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे याद आता है कि डायना का बेटा भी बोट में फिशिंग का बहुत शौक रखता था। नेक्स्ट सीन में डिल और ड्यूक के बीच बातचीत के दौरान डिल ये सुझाव देता है कि ड्यूक को कहीं और काम करना चाहिए जहां उसे अच्छे पैसे मिल सके। डिल उसकी परेशानी को समझते हुए चाहता था कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके। इसके बाद डिल एक बार में जाता है जहाँ के बारटेंडर के बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि इस आइलैंड के लोग एक दूसरे के बारे में हर छोटी बातें जानते हैं। ये बात तो बड़ी रहस्यमय से लगती है, लेकिन इसका कारण आगे मूवी में हम जानेंगे। तुमने उस फिश को 4 बार पकड़ने की कोशिश की है, अब तुम्हें उसका कोई नाम दे देना चाहिए। इस पर डिल स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने उसका नाम जस्टिस रखा है। रात में डिल ड्यूक से मिलने जाता है और उससे पैसे देता है। वो ड्यूक से कहता है कि कल हम फिर से समुद्र में जाएंगे। डिल की ये बात उस खास फिश को पकड़ने के लिए उसके जुनून को, उसकी गहराई को दर्शाता है, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण जुनून नहीं है। इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आएगा। फिर ड्यूक डिल से पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं। डिल जवाब देता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि हर हाल में मुझे उस खास फिश को पकड़ना है। ड्यूक को डिल की ये बात समझ नहीं आती। वो अकेले उस फिश को पकड़ना चाहता था, जबकि टूरिस्ट को साथ लेके जाने से उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते थे। रात में जब डिल अपने घर में था, उसे अपने बेटे की याद आई। उसका बेटा अब भी अपनी माँ के साथ रहता था क्योंकि डिल की अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो चुका था। डिल का बेटा अब उसकी माँ के साथ रहता था। डिल का बेटा भी उसी की तरह फिश पकड़ने का शौक रखता था और ये बात डिल के दिल को भारी कर देती है। अगले दिन डिल और ड्यूक बोट लेके समुद्र में निकलते हैं। पूरे दिन इंतजार करने के बावजूद वो फिश उनके हाथ नहीं आती। ये देख के डिल बहुत निराश हो जाता है। वापस लौटते समय डिल ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी वाइफ गुजरी है तब से तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत गहरा धक्का लगता है। उसे डिल की ये बात सुनकर बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन असल में डिल ये सब जानबूझ के कर रहा था। वो चाहता था कि ड्यूक अपनी किस्मत सुधारने के लिए इस जगह को छोड़ के कहीं और काम ढूंढ ले। डिल को ये पता था कि ड्यूक के लिए ये बेहतर होगा, भले ये बात उसे इस तरह से कहनी पड़ी। डिल की ये बात
साथ उसका स्वभाव उसकी भावनाओं को और भी गहराई से दिखाती है। रात में डिल एक बार फिर उस बार में जाता है जहाँ बारटेंडर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे उस फिश को पकड़ने की जिद छोड़ देनी चाहिए। वो कहता है कि तुम उसे कई बार पकड़ने की कोशिश कर चुके हो मगर नाकामयाब रहे, अब उसे छोड़ देना ही सही रहेगा। लेकिन डिल उसकी ये बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका ये जुनून अब हद से आगे बढ़ चुका था। तभी बार में डिल की एक्स वाइफ कैरन उससे मिलने आती है। डिल समझ जाता है कि कैरन यहाँ किसी जरूर खास मकसद से आई है। वो कैरन को अपनी बोट पे लेके जाता है और सीधा उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातचीत से हमें डिल के अतीत के बारे में पता चलता है। डिल पहले आर्मी में था लेकिन किसी वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसके बाद ही उन दोनों का डाइवोर्स हो गया। कैरन उससे कहती है कि तुम सही थे, मैं गलत। दरअसल डिल से डाइवोर्स के बाद कैरन ने फ्रैंक नाम के एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी, लेकिन फ्रैंक एक अच्छा इंसान नहीं था। वो कैरन को टॉर्चर किया करता था और साथ ही उसे मारता और हर वक्त उस पर नजर रखता। कैरन बताती कि फ्रैंक का ये पागलपन अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये सब सुन के डिल को एहसास होता है कि कैरन कितनी परेशान है। ये मुलाकात सिर्फ उसके पुराने रिश्ते को याद करने के लिए नहीं थी, कैरन को डिल की मदद करनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स, कहानी अब एक और नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। डिल कैरन से अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है। ये सुन के कैरन रोने लगती है। वो कहती कि पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ सा अपने कमरे में रहता है। वो नहीं चाहता कि फ्रैंक और मेरे झगड़े उसे सुनाई दे, इसलिए वो पूरा दिन कंप्यूटर पे गेम्स खेलता रहता है। उसके टीचर्स कहते हैं कि वो बहुत होशियार है, वो जीनियस लड़का है, लेकिन अब वो बहुत चुपचाप सा अकेले रहना पसंद करता है। डिल ये सुन के गुस्सा और चिंता में कहता है कि तुम फ्रैंक से डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेती। इस पे कैरन जवाब देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे मार डालेगा। यही वजह है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। इसके बाद कैरन अपने मन की बात जाहिर करती है। वो डिल को बताती है कि उसने फ्रैंक को खत्म करने की योजनाएं बनाई है, कि मैं उसे फिशिंग करने के बहाने बोट पर लेकर आऊंगी और फिर हम उसे मार देंगे। इस काम के लिए मैं तुम्हें $10 मिलियन देने को भी तैयार हूँ। लेकिन डिल साफ शब्दों में मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी की जान नहीं ले सकता। कैरन उसकी बात सुनकर निराश होकर वहाँ से चली जाती है। कैरन के जाने के बाद एक सूट पहने हुआ आदमी डिल को ढूंढते हुए वहाँ भागता हुआ आता है। वो आदमी कई दिनों से डिल पर नजर रख रहा था, लेकिन वो डिल से मिल नहीं पाता। अगली सुबह जब डिल समुद्र में नहाने गया तो उसे अपने बेटे पैट्रिक की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी क्लियर थी कि एक पल के लिए उसे पैट्रिक का चेहरा भी दिखाई दिया। ये अनुभव अजीब और रहस्यमय था। इसी बीच फ्रैंक और कैरन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक अपने कमरे में बैठा हुआ था। इन बाप बेटे के बीच कोई अनदेखा गहरा जुड़ाव था जो धीरे धीरे उभर रहा था। इधर फ्रैंक अचानक उस होटल में पहुंच जाता है जहां कैरन ठहरी हुई थी। कैरन उसे देख के घबरा जाती है क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाला था। फ्रैंक का अचानक आना उसके लिए खतरनाक था। आते ही फ्रैंक कैरन को परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसे मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि कैरन पूरी तरह से बेबस हो जाती है। अगले दिन डिल एक लोकल दुकान से फिशिंग का सामान लेने गया। वहाँ काम करने वाली एक औरत उससे बातचीत करती है और उसे बताती है कि लोग फ्रैंक के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्होंने सुना है कि उसने अपनी वाइफ को 1 घंटे तक बेल्ट से मारा और कैरन के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। ये सुनकर डिल भीतर से बेचैन तो हो गया, लेकिन उसने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। लेकिन ये सब उसके मन पर गहरा असर डाल रहा था। कहानी अब उस मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहाँ डिल को अपने फैसले लेने थे। एक ऐसा फैसला जो उसकी और दूसरों की जिंदगी को बदल सकता था। डिल जब अपनी बोट के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि फ्रैंक पहले से वहाँ खड़ा है। फ्रैंक कहता है कि मेरी वाइफ ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पे नहीं लेके जाओगे। इस पर डिल शांत रहते हुए उसे जवाब देता है कि मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं, इसलिए मैं अब किसी को अकेले बोट पे नहीं ले जा सकता। फ्रैंक जो अपनी ताकत और पैसों पर विश्वास रखता था, हंसते हुए कहता है कि इस छोटे से आइलैंड पर कानून हमेशा पैसों के आगे हार जाती है, तो तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन डिल अपनी बात पे अड़ा रहता है। वो फ्रैंक की बात नहीं मानता। ये देख के फ्रैंक गुस्से से कहता है कि हर आदमी की कोई न कोई कीमत जरूर होती है। मैं कल यहाँ आऊंगा और तुम हमें फिशिंग पे लेके जाओगे। ये कह के फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही फ्रैंक और कैरन वहाँ से हटते हैं, उसी बीच वो अनजाना आदमी जो डिल को ढूंढ रहा था फिर से उसके पास भागते हुए आता है। लेकिन इस बार भी डिल उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। वो आदमी थोड़ा परेशान होकर अपनी घड़ी देखता है और खुद से कहता है कि मैं 20 सेकंड लेट हो गया। ये पूरा सीन और रहस्यमय हो जाता है और अब ये स्पष्ट है कि डिल, फ्रैंक और वो अनजान आदमी किसी न किसी बड़े रहस्य से जुड़े हुए हैं। कहानी अब और गहरे सस्पेंस की ओर बढ़ती है। बाद में डिल एक फिश को बेचने जाता है, जहाँ कार्लोस जो फिश खरीद रहा था वो उसे बताता है कि कोई तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन डिल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। इसके बाद वो डायना के पास उसकी गुम हुई बिल्ली को लौटाने जाता है। डायना उसे कहती है कि मुझे पता चला कि कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी। तुम एक अच्छे इंसान हो डिल, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। डिल उसकी भी बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। कुछ समय बाद ड्यूक डिल से मिलने आता है। वो कहता है कि फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने को तैयार है। मुझे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस
भरनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। डिल गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ड्यूक शांत रहते हुए जवाब देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे फिशिंग के काम से क्यों बाहर कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ड्यूक की ये बात डिल के दिल को छू जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। बाद में कैरन फिर से डिल से मिलने आती है। डिल उसे साफ साफ कहता है मैं फ्रैंक को सिर्फ फिशिंग के लिए लेके जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। कैरन निराश होकर जवाब देती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो मुझे और पैट्रिक को मार देगा। मुझे पता है कि तुम उससे बात करते हो, वो अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो। हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक बच्चा आखिर कंप्यूटर से अपने पिता से कैसे जुड़ सकता है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का यूज ही नहीं करता। ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा कि हकीकत आखिर है क्या। इसके बाद ये सुन के डिल कुछ पल के लिए चुप रहता है, लेकिन वो कैरन की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इस पूरे सीन से कहानी और भी जटिल हो जाती है। अब ये साफ है कि डिल, फ्रैंक, कैरन और पैट्रिक के बीच कुछ गहरा और रहस्यमय संबंध है। आगे रास्ता क्या होगा ये अब डिल के फैसले पर निर्भर करता है। समुद्र में फिश पकड़ते समय डिल और ड्यूक के बीच एक गंभीर बातचीत शुरू होती है। डिल ड्यूक से अपने दिल की बात कहते हुए कहता है कि मुझे यहाँ सब कुछ अजीब और गड़बड़ लग रहा है। इसके अगले दिन कैरन और फ्रैंक फिशिंग करने बोट पर आते हैं। फिशिंग के दौरान डिल फ्रैंक से पूछता है क्या तुम्हारे बच्चे हैं? फ्रैंक जवाब देता है कि मेरा एक सौतेला बेटा है, मैंने उसे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पूरा दिन कंप्यूटर में लगा रहता है। उसके मैथ्स के टीचर कहते हैं कि वो जीनियस है, लेकिन वो एक बेकार से गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिश पकड़ता है। डिल थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? फ्रैंक हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर डिल का गुस्सा बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कह या कर पाता, उनके हुक में एक बड़ी सी शार्क फंस जाती है। सबका ध्यान उस शार्क को पकड़ने में लग जाता है और ये गुस्से भरा पल वहीं खत्म हो जाता है। शार्क को पकड़ने के बाद जब वे वापस लौटते हैं तो डिल फ्रैंक से कहता है कि कल हम दोबारा से जाएंगे। इस दौरान कैरन को डिल से अकेले में बात करने का मौका मिल जाता है। वो फिर से डिल से कहती है तुम्हें फ्रैंक को मारना ही होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें ऑफर किए गए पैसे से और भी ज्यादा दूंगी। कैरन की ये पेशकश कहानी को और जटिल बना देती है। अब डिल को एक सीरियस डिसीजन लेना था कि क्या वो कैरन की मदद करेगा, अपने नैतिक मूल्यों पर टिकेगा, या फिर इस अजीब से सिचुएशन को सुलझाने के लिए कोई और रास्ता खोजेगा। कैरन डिल से कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। ये सुनकर डिल गहरी सोच में पड़ जाता है। उसकी फीलिंग्स और टेंशन दोनों बढ़ने लगती है। ड्यूक ने भी उसकी बातचीत सुन ली थी। वो डिल से पूछता है क्या तुम उन लोगों को जानते हो? डिल थोड़ी झिझक के बाद जवाब देता है वो मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक वॉर पे गया था। जब मैं लौटा तो मुझे पता चला कि फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, तुम्हें किसी को मारना नहीं चाहिए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त डिल कैरन से मिलने जाता है और वो ये फैसला करता है कि अब वो फ्रैंक को खत्म कर देगा। वो कैरन से कहता है कि मुझे बस पैसे चाहिए, मैं ये सब किसी प्यार या रिश्ते के लिए नहीं कर रहा। जब डिल अपने घर वापस आता है तो वो अनजाना आदमी जिसे फिल्म में कई बार देखा गया था उसे मिलने आता है। इस बार वो एक खास तरह का डिवाइस लेकर आता है जो डिल की फेवरेट ट्यूना फिश को पकड़ने में मदद कर सकता है। वो आदमी डिल से कहता है कि ये डिवाइस मैं तुम्हें मुफ्त में दूंगा, यही गेम के रूल्स हैं और मैं ही रूल्स हूँ। ये सुनकर दिल को बहुत ही अजीब लगता है। उसे उस आदमी पे शक होने लगता है। वो उसे धमकाता है और कड़े शब्दों में पूछता है तुम कौन हो, सच बताओ तो। ये पूरा सीन सभी को सोच में डाल देता है कि डिल को अब न केवल फ्रैंक को मारना था बल्कि इस अजनबी आदमी की रियलिटी को भी समझना था। रीड जो अब तक रहस्य बना हुआ था आखिरकार सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये सब रियल नहीं है, ये एक गेम है और इस गेम के रूल्स के अनुसार यहाँ कोई नहीं मर सकता। तुम खुद भी एक कैरेक्टर हो और तुम्हारा मेन टारगेट है उस ट्यूना फिश को पकड़ना। डिल को रीड की बातों पे यकीन नहीं होता, लेकिन इस आइलैंड और यहाँ के अजीब माहौल को लेके वो हमेशा कंफ्यूज रहा है। वो सोचता है कि उसे ये याद क्यों नहीं है कि वो इस आइलैंड पर कब और कैसे आया, वो कितने समय से यहाँ है। ये सब उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। इस बीच दोस्तों आपको ये पता चलता है कि ये पूरा गेम डिल के बेटे पैट्रिक ने ही डिजाइन किया है। लेकिन सवाल ये है क्यों, वो अपने पिता को इस गेम में क्यों लाया। रीड ये बताता है कि पिछले कुछ दिनों से इस गेम में गड़बड़ हो रही है। ऐसा लगता है कि जिसने इस गेम को बनाया है वो अब ये चाहता है कि तुम फ्रैंक को मार दो। डिल ये सब सुनकर अंदर ही अंदर हिल जाता है। वो समझने की कोशिश करता है कि ये कैसे संभव हो सकता है। क्या वाकई उसकी जिंदगी रियल नहीं है बल्कि एक गेम का हिस्सा है, और अगर ऐसा है तो उसके बेटे ने ऐसा क्यों किया। कहानी अब बेहद जटिल और इमोशनल हो जाती है।
डील के लिए ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी अंतरात्मा के सुने या इस गेम के रूल्स को फॉलो करे। रहस्य और गहराई बढ़ने के साथ दोस्तों आपको ये भी सवाल परेशान कर रहा होगा कि सच क्या है और इस गेम को वास्तव में क्यों बनाया गया। रीड आगे कहता है कि मेरे बनाए रूल्स के अनुसार इस आइलैंड पे किसी को भी मारना मना है और यही वजह है कि ये बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी ये नहीं पता कि जिसने इस गेम को बनाया है उसने अचानक से रूल्स को चेंज क्यों किया। डील को रीड की बातें बिल्कुल बकवास लगती है, उसे ये सब समझ से बाहर और अविश्वसनीय लगता है। नेक्स्ट डील को बहुत ही अजीब एहसास होता है कि वो अलार्म से पहले जागने की कोशिश तो करता है लेकिन कभी जाग नहीं पाता। ये उसे सोचने पे मजबूर करता है कि शायद वो वाकई किसी गेम का हिस्सा है। इस आइलैंड पर हर जगह से उसे सिर्फ एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि जाओ उस फिश को पकड़ो। डील अपने अतीत को याद करने की कोशिश करता है, वो जानना चाहता है कि वो इस आइलैंड पर कब और क्यों आया, लेकिन उसे अपने दिमाग में ऐसी कोई भी याद नहीं मिलती जिससे उसे सच का पता चल सके। उसे उसकी यादें धुंधली और अधूरी सी लगती है। बेचैनी में वो अपनी गाड़ी में बैठता है और आइलैंड की सड़कों पर दूर तक निकल जाता है, लेकिन सफर के दौरान उसे धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि ये सब रियल नहीं है। ये जगह, ये लोग और यहाँ की घटनाएं कुछ भी रियल नहीं लग रहा। जैसे वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, इसी बीच उसे डायना का बेटा सैमसंग मिलता है। सैमसंग उससे पूछता है कि क्या आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। इस अचानक से हुई मुलाकात ने दिल को और भी ज्यादा उलझा दिया है। सैमसंग की ये बात और उसका अजीब समय पे आना दिल को सोचने में मजबूर कर देता है। अब ये सवाल और गहरा हो जाता है कि इस आइलैंड पर हो क्या रहा है और दिल की जिंदगी में इसका असल मकसद है क्या। कहानी का रहस्य अब और भी पेचीदा हो जाता है। दिल सैमसंग की बात सुनकर हंसने लगता है। जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब तुम मुझे नहीं मिले और अब ये गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अपना शक दूर करने के लिए दिल एक स्टोर के मालिक के पास जाता है और उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोर का मालिक हर बार बात को घुमा देता है और सीधे जवाब देने से बचता है। फिर दिल फोन करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिलता है कि रीड असली है। ये जानकर उसकी उलझन और बढ़ जाती है। सबसे तंग आकर दिल बार में जाता है ताकि वो ड्रिंक कर सके और थोड़ा सुकून पा सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बातें कहता है कि आज तुम फिशिंग करने जा रहे हो, तुम्हें अपने काम पे जाना चाहिए, मगर टूरिस्ट को साथ लेके मत जाना, वे हमेशा तुम्हें तंग करते हैं। इससे ये साफ होने लगता है कि गेम के रूल्स दिल को फ्रैंक को मारने से रोक रहे थे, लेकिन ये भी स्पष्ट था कि दिल का बेटा पैट्रिक इस गेम का मास्टरमाइंड था और उसके सोच और इरादे रूल से बिल्कुल अलग चल रहे थे। पैट्रिक का दिमाग कुछ और ही योजना बना रहा था और यही योजना इस गेम की गहराई को और भी रहस्यमय बना रही थी। दिल अब तक कंफ्यूजन में था कि क्या उसे रूल्स फॉलो करने चाहिए या अपने बेटे की ओर इशारा करती हुई इस घटनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। दूसरी तरफ कहानी में दिखाया जाता है कि जब कैरन की आंख खुलती है तो फ्रैंक को बाथरूम में गंभीर रूप से घायल पाती है। पिछली रात 6 लोगों ने फ्रैंक पर हमला किया था। ये साजिश ड्यूक ने रची थी। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो अगले दिन बोट पे ना जा सके। ड्यूक बाद में दिल से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा वही किया, लेकिन ड्यूक की इस हरकत से दिल को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये खतरनाक कदम सब कुछ और बिगाड़ सकता है। हालांकि फ्रैंक घायल था, लेकिन कैरन किसी तरह से उसे मना लेती है कि वो फिशिंग पर जाए। फ्रैंक अपनी जिद और अहंकार के चलते तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ दिल समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। वो निराश और उलझन में था। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आइलैंड पर क्यों है, उसके लाइफ का असली मकसद क्या है। तभी रीड वहाँ आता है। दिल उसे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। रीड शांत स्वभाव से उसे जवाब देता है कि इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। रीड की बात दिल को और भी उलझा देती है। वो महसूस करता है कि वो एक ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ कोई भी चीज स्पष्ट नहीं है। अब दिल को ये तय करना है कि वो अपने सवालों के जवाब कैसे खोजेगा और इस खेल की सच्चाई का सामना कैसे करेगा। तो दोस्तों, अब आपको इस कहानी का असली क्लाइमेक्स समझ में आएगा। रीड दिल से कहता है कि हम किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है। शायद तुम जानते हो कि वो कौन है। दिल गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है कि हाँ, वो एक छोटा बच्चा है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता रहता है। शायद इसी वजह से उसने ये गेम बनाया है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी असली पिता को और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सकेगा। दिल की आवाज में दर्द झलकता है और अब वो आगे कहता है कि वो चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं और इसलिए आज मैं फ्रैंक को मारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रीड थोड़ी देर के लिए चुप रहता है और फिर गंभीरता से कहता है कि अगर तुमने ये फैसला कर लिया है तो मैं गेम्स के रूल्स को तोड़ दूंगा। अगर
हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। इस बीच कैरिन किसी तरह फ्रैंक को बोट पर ले आती है। फ्रैंक अपने चोटों के बावजूद अपनी जिद में आकर फिशिंग के लिए तैयार होता है। ये सब देखते हुए डिल अपने अंदर के डर और संदेह को किनारे रखता है और भागकर अपने बोट की ओर जाता है। असल में पैट्रिक ने ये गेम इसलिए बनाया था ताकि वो अपने पिता के साथ समय बिता सके। ये एक बच्चे का अपने पिता के लिए प्यार और जुड़ाव था, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप फ्रैंक का अत्याचार बढ़ता गया उसका मकसद बदलने लगा। अब ये गेम केवल बाप बेटे की काल्पनिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका था जिससे पैट्रिक अपने जीवन के असली दुश्मन को हराने और अपने माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। डिल को अब अपने बेटे की उम्मीदों को पूरा करना था, भले ही इसके लिए उसे गेम के रूल्स को और अपने खुद की सीमाएं तोड़नी पड़े। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। पैट्रिक के दिल में फ्रैंक को मारने की आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो बस यही चाहता था कि उसे कोई ऐसा संकेत मिले जिससे उसे ये यकीन हो जाए कि फ्रैंक को मारना गलत नहीं है। इसलिए उसने अपने बनाए हुए गेम्स में सिर्फ डिल को सोचने की आजादी दी थी। उसका मकसद ये था कि डिल अपने दिल की बात सुने और जो भी फैसला ले पैट्रिक उसी पर चले। इसी वजह से गेम बार बार डिल को ये याद दिला रहा था कि उसका असली मकसद सिर्फ फिश को पकड़ना है। लेकिन डिल की सोच धीरे धीरे बदलने लगी थी। मगर डिल आखिरकार अपने बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरिन पहले से मौजूद थे। डिल फ्रैंक को बोट पर लेकर समुद्र की ओर निकल जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से ही काफी खराब थी और कैरिन ने उसे नशे में भी रखा था ताकि वो ज्यादा परेशान न कर सके। इस बीच उन्हें पता चलता है कि बोट पर सैमसंग भी मौजूद है। सैमसंग के वहाँ मौजूद होने से उनका पूरा प्लान खतरे में पड़ सकता था। आखिरकार जब डिल फ्रैंक को फिश पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड पकड़ाता है तो अचानक एक सांप हुक में फंस जाती है। सांप की ताकत फ्रैंक को रॉड के साथ खींच लेती है और वो समुद्र में गिरकर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि असल दुनिया में इस घटना के साथ ही एक और सच सामने आता है। पैट्रिक यानी डिल का बेटा सचमुच अपने सौतेले पिता फ्रैंक को मार देता है। यहाँ हम समझते हैं कि डिल की असली लड़ाई तो कई साल पहले वॉर में उसकी मौत के साथ खत्म हो चुकी थी। ये गेम एक बच्चे द्वारा बनाई गई थी। ऐसी दुनिया थी जहाँ उसने अपने पिता को एक बार फिर से जिंदा किया ताकि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष का सामना कर सके। कहानी के अंत में ये स्पष्ट हो जाता है कि ये गेम केवल एक विजन नहीं था, बल्कि पैट्रिक की भावनाओं, दर्द और न्याय पाने की तड़प का एक प्रतीक था। डिल का सफर भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन उसने अपने बेटे को वो हिम्मत दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। गेम में जो भी कुछ हो रहा था वो बस पैट्रिक के ख्यालों का एक रिजल्ट था। असल दुनिया में फ्रैंक के कत्ल के बाद पैट्रिक को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। गेम में डिल और कैरिन की कहानी खत्म होते हुए दिखती है। कैरिन डिल को अलविदा कहती है, लेकिन डिल उससे कहता है कि अगर पैट्रिक चाहे तो वो उसे अलविदा कहना चाहेगा। डिल जानता था कि वो केवल एक गेम का हिस्सा है, इसलिए वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर कैरिन रो पड़ती है और कहती है, कभी न कभी तुम मुझसे जरूर मिलोगे। इतना कहने के बाद वो अचानक गायब हो जाती है। उसी पल डिल के पास एक फोन कॉल आता है। कॉल के दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डिल इमोशनल हो जाता है। पैट्रिक कहता है कि पापा मैंने कुछ बहुत गलत किया है। डिल उसे शांत करते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है। पैट्रिक ये सुनकर कहता है कि मैं इस गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं आपसे मिल सकूं। डिल ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डिल देखता है कि गेम की दुनिया बदलने लगी है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी अब इस गेम का हिस्सा बन चुका है। पैट्रिक अपने डैड से मिलने के लिए बोट की ओर भागता है। डिल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में ही सही, लेकिन पैट्रिक आखिरकार अपने डैड के साथ था और यही फिल्म का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए आप खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।